चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2D और 3D आकृति के बारे में। जीरो लेवल से लेके एकदम अपर लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें कंपटीशन लेवल तक भी हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम लोगों का क्लास होगा 10 क्लास का, लेकिन एडवांस तक भी पढ़ेंगे। जिन बच्चों को अगर नहीं आता है वो इस क्लास को पढ़िए और जीरो से लेकर एडवांस तक आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति, यानी कि क्षेत्र यानी कि एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्षेत्र का मतलब ही होता है एरिया और मिति का मतलब माप, यानी एरिया की माप को हम लोग क्षेत्रमिति बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें दो तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, 2D और 3D। 2D और 3D, 2D का मतलब समझना है और 3D का मतलब समझना है। 2D यानी D का पहले मतलब समझिए। D का मतलब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डायमेंशन, यानी कि बीमाएँ। हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े थे, 8 क्लास में 9 क्लास में भी पढ़े थे कि D का मतलब डायमेंशन होता है, यानी कि बीमाएँ। बीमा क्या होते हैं इससे पहले हमें समझना होगा, यानी कि यहाँ पे 3D। चलिए 2D लिखे हुए 3D तो देखना है अब 2D और 3D होती क्या है। बीमाएँ का मतलब समझिए। जैसे ये त्रिभुज को ले लेते हैं, या फिर ये वर्ग को ही ले लीजिए, या फिर ये आयत को ही ले लेते हैं। इसमें केवल लंबाई है और चौड़ाई है। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। मतलब हम बोल सकते हैं 2D आकृति को जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम लोग 2D आकृति बोल सकते हैं, यानी कि दो बीमा वाला बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल बोल सकते हैं। वर्ग में भी केवल आधार और ऊंचाई होगी। जितनी भी 2D आकृति होगी उन सब का उदाहरण आपके सामने है, देख सकते हो। वर्ग में भी क्या होगा, दो बीमा होगा तो दो बीमा आधार और ऊंचाई ले सकते हैं। त्रिभुज में भी दो बीमा होगा, आधार और ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज में भी दो बीमा होगा, समचतुर्भुज में भी होगा, समलंब में भी होगा, वृत्त में भी होगा दो बीमा। तो जितनी भी 2D आकृति है आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो फिर से एक बार और समझते हैं डिटेल्स में कि 2D आकृति को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। वैसी आकृति जिसे हम एक दीवाल पे पोस्टर की तरह लगा सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे 2D आकृति। जैसे ये जो बोर्ड को भी आप मान ले सकते हो, उदाहरण में ले सकते हो, इसे हम बोलेंगे 2D, क्योंकि आधार और यानी कि इसे हम बोल सकते हैं लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। इसे दीवार में फिट कर सकते हैं, कोई भी स्थान नहीं घेरेगा, क्योंकि दीवार में चिपक जाएगा, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे 2D आकृति। जैसे एक ये कॉपी लेके आपके सामने उदाहरण में पेश करता हूँ। जैसे ये आपके सामने एक कॉपी है, तो इसे हम दीवार पे भी चिपका सकते हैं। वैसी आकृति या वैसा कोई भी चीज़ जिसे हम दीवार में चिपका सके, जैसे फ़ोटो फ्रेम भी हो जाएगा आपका 2D आकृति। जिसे हम दीवार में चिपका सके उसे हम लोग 2D मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2D लंबाई और चौड़ाई। एक और बेस्ट सा एग्जांपल आपके सामने देते हैं। जब हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, कभी तो आप लोग गए होंगे सिनेमा देखने हॉल में, तो उसमें आपने देखा होगा कि सामने पिक्चर रहता है, यानी कि पर्दा रहता है, स्क्रीन कास्ट होता हुआ, और कुछ दूरी पे हम लोग बैठ के देखते हैं। तो वहाँ से देखने पे जो पिक्चर दिखाई देगा उसे हम लोग बोलेंगे 2D, क्योंकि वह दीवार में लगा रहता है। वो ना तो कोई जगह छेकता है और ना कोई स्थान, केवल दीवार में क्या है वह फिक्स है, तो उसे हम लोग बोलेंगे 2D। और कोई मूवी ऐसा आता है जिसे हम लोग 3D में देखते हैं, सुनते हैं कि भाई 3D में आया हुआ है। तो 3D को कैसे पहचानेंगे? 3D में देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता है, जिस चश्मे की मदद से लगता है कि वाकई में हम 3D मूवी देख सकते हैं। 3D का मतलब हो जाता है स्पेस में होना। जैसे मूवी कैसे पता होगा कि 3D में देख रहे हैं? चश्मा मिलेगा आपको और लगेगा कि फाइट हो रहा है, उसी पे हम बैठे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे वह सीन चल रहा है वहीं पे हम उपलब्ध है। 3D का मतलब ऐसा होता है। जैसे हम लोग अभी क्लास में है, तो लाइव क्लास चल रहा है, सबके सामने है, हम लोग स्पेस में है क्योंकि ये खाली जगह में है। तो जो भी व्यक्ति स्पेस में हो या जो कोई भी चीज़ स्पेस में हो, वह क्या कहलाएगी? 3D कहलाएगी। तो 3D दीवार पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब के सब क्या है? 3D है। तो इसे हम लोग दीवार पे नहीं लगा सकते। 3D फील होता है। 3D का मतलब हम लोग फील कर सकते हैं। 3D कहने का मतलब स्पेस में, जैसे हम लोग खड़ा है, खाली स्थान पे ही नहीं खड़ा हो सकते, दीवार पे नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो इसीलिए 3D जब भी मूवी देखेंगे तो लगेगा कि फाइट हो रहा है, तो हम वहाँ एकदम उसी जगह मौजूद है, ये फील होता है। 3D का मतलब फील होना चाहिए। तो चलिए अब 3D आकृति के बारे में समझते हैं। और 2D क्या होगा? एक दीवार पे चिपका देंगे, उसमें कोई फील नहीं होगा, केवल बाहर से देख रहे हैं कि ये आधार और लंबाई और चौड़ाई हो रही है, लंबाई और चौड़ाई है। और 3D में क्या होगा? लगेगा कि फील होगा,
जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, कहाँ खाली स्थान पे है। जैसे एक रूम मान सकते हो, कमरा मान सकते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों चीज़, तीनों चीज़ है, क्योंकि एक कोना से मान लो, एक ऊपर ऊंचाई है और इधर हो गया आपका लंबाई, उधर हो गया चौड़ाई। तो ऐसी आकृति को हम लोग बोलेंगे, ऐसी चीज़ को बोलेंगे 3D। तो चलिए इसे नोट कीजिए। उसके बाद अब 3D के बारे में पढ़ते हैं, 3D कैसी आकृति है। पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D के बारे में ही पढ़ेंगे, इतना सारे चीज़ को हमें पढ़ना है, लेकिन आपके क्लास में क्या है, केवल वृत्त है अभी, तो वृत्त को पहले देखेंगे, उसके बाद त्रिभुज को देखेंगे। चलिए अब मेन टॉपिक हमारा हो जाएगा 3D। 3D मेन टॉपिक हमारा हो जाएगा 3D, मतलब 3 डायमेंशनल आकृति। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम लोग बोलेंगे बेलन। कई सारी आकृति जिसे हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा। ये हो गया हमारे पास बेलन, जिसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। बारी बारी से जब पढ़ेंगे एक एक करके तो पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं बेलन। ये हो जाएगा आपका बेलन, ये बेलन हो गया। और गोला, ये हो जाएगा आपका गोला, इसे बोलते हैं गोला। और जैसे अर्धगोला भी क्या हो जाएगा आपका, अर्धगोला भी हो जाएगा 3D आकृति, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और मोटाई इसमें तीनों चीज़ है, और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ है। जैसे एक पाइप को जब हम लोग लेंगे तो पाइप भी बेलन की आकृति का होगा। जैसे गैस सिलेंडर बेलन की आकृति का होगा, या कोई भी पाइप ले लो, इतना मोटा पाइप ले लो ना पानी बहने वाला, वो भी बेलन की आकृति का होगा। चलिए ये सब चीज़ हो गई। अब उसके बाद घन या घनाभ बना सकते हो। ये क्या, ये भी एक 3D आकृति है ना, 3D। घन या घनाभ ले सकते हैं, ये भी क्या है, 3D आकृति है। और कोई भी 3D आकृति है, जैसे शंकु, शंकु यानी कि कोन, इसे बोलते हैं शंकु। जितनी सारी चीज़ें बोर्ड पे 3D आकृति बनेगी उन सबको हमें पढ़ना है। जो जो चित्र बनेगा बोर्ड पे 3D आकृति, उन सबको बारी बारी से एक एक करके पढ़ना है। शंकु हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तंबू। तंबू को पढ़ने के लिए सबसे पहले होगा क्या, तंबू बेलन रहता। तंबू एक प्रकार का बेलन हो गया, और उसके ऊपर में शंकु को बैठा दिया जाएगा, तो क्या होगा, तंबू। चीज़ें क्लियर हो रही है। देखो शंकु क्या है, बेलन के ऊपर में शंकु बैठा दिए, है ना, बेलन के ऊपर में शंकु बैठा दिए, इसे बोलेंगे तंबू। समझ गए, तंबू इस साइड या इस साइड भी कोई भी लिख सकते हो। और कोई आकृति बनाए, दिमाग में है 3D का। घन घनाभ दोनों एक ही चीज़ मान लो, घन ये तो हो गया ही, घन या घनाभ। और कोई आकृति है जो 3D हो, दिमाग में आ रहा है, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक, छिन्नक यानी फ्रस्टम। छिन्नक का मतलब समझिए, छिन्नक का सबसे सुंदर सा उदाहरण मौत का कुआं। मौत का कुआं नीचा भी खाली स्थान, बहुत दूर तक रहता है ना, जैसे कुआं खोदा जाता है पहले के ज़माने में, कुआं रहता है, वो भी छिन्नक के आकार का रहता है। कुआं, मौत का कुआं, नीचा क्या रहेगा, एकदम छोटा सा रहेगा, छोटा वृत्त रहेगा नीचे, और धीरे धीरे घूमते 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 ऊपर कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है, उसे हम लोग बोलेंगे छिन्नक। जैसे ये देख सकते हो, ये जो आकृति हुआ आपका छिन्नक हो गया। अरे मौत का कुआं इसी टाइप का ना रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, घूमते 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 ऊपर बड़ा हो जाता है, तब ना गाड़ी जोर जोर से घूमेगा, इससे तो छिन्नक में होगा क्या, ऊपरी सिरा में क्या होगा, ऊपरी सिरा में एक वृत्त लगा रहता है। ये जो गोलाकार है, ऊपरी सिरा में क्या होगा, वृत्त, और नीचे वाले सिरा में भी क्या होगा, वृत्त ही होगा, और इसे बोलते हैं एल यानी तिर्यक ऊंचाई, और इसे बोलते हैं एच। तो ये सब चीज़ रहने दो, अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी केवल डायग्राम के बारे में समझ रहे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं छिन्नक।
ये हो जाएगा आपका छिन्नक। और मुख्य रूप से कुआं का उदाहरण हमने ले लिया, मौत का कुआं का उदाहरण ले लिया और छिन्नक बोलेंगे। बाल्टी भी बोल सकते हैं। जब बाल्टी का, जैसे ध्यान दीजिए, बाल्टी का एक सुंदर सा एग्जाम्पल हो गया। गिलास नहीं ले सकते, गिलास बेलन के रूप, गिलास हो सकता है, गिलास होगा, क्योंकि गिलास को छोड़ो ना, अभी एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं, गिलास तो होगा ही होगा। गिलास हो जाएगा छिन्नक के आकार का, क्योंकि नीचे से पिंडी काट देंगे तो छिन्नक हो ही जाएगा। चाहे काटो या नहीं काटो, नीचा भी वृत्त बनेगा गिलास के और ऊपर में भी वृत्त बनेगा, वो भी छिन्नक का रूप का हो ही जाएगा। बाल्टी सबसे सुंदर सा एग्जाम्पल है। जैसे ये बाल्टी बना लो, नीचे में क्या है, पेंदी है पेंदी। कभी कभी हमसे पूछा जाएगा इसका जो क्या है, डंटी है, कमंडल जैसा डंटी सहित इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाएगा। यह आपका बाल्टी, तो बाल्टी भी छिन्नक के रूप का होगा, समझ गए। यह है आपका बाल्टी, बाल्टी भी छिन्नक के रूप का होगा। नीचे में क्या रहेगा, छोटा त्रिज्या, ऊपर में मुंह बड़ा रहेगा ना, बड़ा त्रिज्या। और मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे छिन्नक शंकु को काटने से बनता है। वैसे तो एग्जाम्पल कई सारा दे दिया है छिन्नक का। शंकु को क्या करेंगे, जैसे ये शंकु बना लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे, इसे, ये त्रिज्या ले लो, इसे आधे पर से क्या करेंगे, कट कर देंगे। जैसे आधे पर से काट दो, क्या बन गया, ये आपका छिन्नक बन गया। ये हो गया छिन्नक, समझ गए। ये बन गया आपका छिन्नक यानी फ्रस्टम। तो इतनी सारी आकृति हमें मेंसुरेशन में पढ़नी है, क्षेत्रमिति में। तो यह आपका 3D आकृति। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, चलिए नोट कीजिए इसे। छठा क्या है इसमें, चलिए नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 2D के बारे में। इंट्रोडक्शन हमने जान लिया, अब देखते हैं 2D आकृति के बारे में समझते हैं। 2D आकृति के बारे में समझते हैं। जितना भी डायग्राम आपके सामने छपा था उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमारे चैप्टर में है वृत्त। तो इस वृत्त को पहले लेते हैं। जैसे एक वृत्त बना लीजिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र। ये वृत्त हो गया और इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र, और इसे बोलते हैं त्रिज्या। ये सबको पता है। त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे। और केंद्र सही है कि थोड़ा और इधर कर दें, चलिए। अब ये हो गया आपका त्रिज्या, O हो गया, B मान लीजिए, O भी क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया। और ये हो जाएगा आपका, अलग सा कट कर दो ना, OA। अगर पूरे AB को लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, व्यास हो जाएगा। इतना सारा चीज़ सबको आता है कि जब दो बिंदु वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र को छूते हुए जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर, D बोलते हैं। ये 2D में हम लोग वृत्त को पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे व्यास, यानी कि D यानी कि डायमीटर। बढ़े, चलिए। केंद्र हो गया O, और केंद्र को O से डिनोट करेंगे, त्रिज्या R। अब देखिए, केंद्र को छू के इस छोर से उस छोर तक जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे व्यास। और जैसे मान लीजिए केंद्र को छू के एक छोर से इस छोर तक आया तो इसे बोलेंगे त्रिज्या, और इसे बोलेंगे त्रिज्या। यानी कि इसमें बहुत सारी त्रिज्या को हम लोग खींच सकते हैं। इस सबको मिटा दो, समझ चुके हैं आप। जितना भी आप खींच सको, कोई भी लाइन खींचो, ये सब के सब क्या है आपके सामने, त्रिज्या ही है, क्योंकि इन सब की दूरी एकदम से समान ही होगी। तो हम बोल सकते हैं एक किसी भी केंद्र से समान त्रिज्या की किसी भी केंद्र से समान त्रिज्या की दूरी से जो भी हम लोग चाप खींचते हैं 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में, उसे हम लोग वृत्त बोलेंगे। यानी किसी भी बिंदु को केंद्र मान के समान दूरी से जो भी हम लोग चाप खींचते एक बार नचा देंगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। एक नियत बिंदु से अचर दूरी की परिधि को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे।
तो इन सब की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। फिर देखिए एक और वृत्त ले लेते हैं। जैसे ये आपका क्या है, 2D है, तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, केवल 2D में एक बात ध्यान रखिए, 2D आकृति में केवल हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिधि। देखिए परिधि और सरकमफ्रेंस, सी का मतलब सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी कि सी का मतलब सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर। और वृत्त में देखिए, वृत्त में पेरीमीटर होगा नहीं, वृत्त में होगा सरकमफ्रेंस होगा, सी से डिनोट करेंगे, यानी सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप, परिधि, यही सब चीज़ हुआ। और सारी आकृति में पेरीमीटर पढ़ेंगे, परिधि पढ़ेंगे। तो वृत्त में क्या पढ़ेंगे, सी यानी कि सरकमफ्रेंस। अब देखिए 2D आकृति में केवल 2 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया, समझे। 2D आकृति में केवल 2 ही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया, परिधि और क्षेत्रफल। और 3D आकृति में परिधि, क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन 2D आकृति में ध्यान रखना, 2D आकृति पहचानेंगे कैसे, ये भी एक ट्रिक है। केवल पेरीमीटर और एरिया होगा, वैसी आकृति क्या कहलाएगी, 2D आकृति। 2 बीमा वाला कहलाएगी, जिसका मतलब कोई भी आकृति ले लो, जिसका परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 2 ये चीज़ निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे 2D आकृति। समझ जाएंगे ना अब। और जिसका तीनों चीज़ निकल गया, परिधि निकल गया, आयतन निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, उसे बोलेंगे 3D आकृति। तो ये हो गया आपका परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, तो आप समझ चुके हैं। अब एक और लाइन खींचते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे जीवा। वैसी रेखा जो एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र को बिना छुए हुए जाए, उसे बोलेंगे हम लोग जीवा। वैसे तो केंद्र को छू के जाएगा वो भी जीवा ही कहलाती है, लेकिन व्यास से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। जीवा भी कहलाएगी, लेकिन इसे हम लोग व्यास बोलते हैं, क्योंकि वृत्त की सबसे, ये भी जीवा है, देखो ये भी जीवा है। वृत्त के जीवा क्या होगा, वृत्त के जितना ज़्यादा, वृत्त के केंद्र के जितना ज़्यादा नज़दीक पहुँचेगा उतना बड़ा जीवा बनेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्यास, क्योंकि व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। समझ गए। खींचते रहो खींचते रहो, जितना केंद्र से जितना दूर जाएंगे उतना ही छोटा जीवा बनेगा। समझ गए। केंद्र से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही छोटा जीवा बनेगा। ये सब के सब क्या है, जीवा है, जीवा है, जीवा है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाए वो सब के सब जीवा है, और इसे हम लोग बोलेंगे केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, हाफ वाले को। और पूरा केंद्र को छू के जा रहा है उसे व्यास है, तो जीवा, लेकिन व्यास नाम नहीं देंगे क्योंकि वह केंद्र के छू के गया है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ऑब्जेक्टिव 100 नंबर किया गया है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास हो गया, और ये सब चीज़ क्या है, जीवा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिधि और एरिया। पहले नोट कीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। तो पहले एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये केंद्र है ही आपका। जैसे ध्यान दीजिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर। पहले पढ़ते हैं पेरीमीटर। तो आप सबको पता है पेरीमीटर है क्या, पूरे बाउंड्री का योग यानी कि सर्कमफ्रेंस, इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। किसी भी चीज़ का उसके पूरे बाउंड्री का योग को, यानी कि एक छोर से, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर घूम घूम के यहीं पे पहुँच गए, तो ये क्या हो गया आपका, परिधि हो गया, यानी कि पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस हो गया। तो पूरे बाउंड्री का योग को क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि बोलेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, सी है यानी कि परिधि है, सी है यानी परिधि। ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि शॉर्ट करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। सी का मतलब हो जाएगा सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। और परिधि और चाप, ये दोनों को दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, परिधि और चाप उस कंडीशन में इक्वल होगा जब एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। क्योंकि चाप, जैसे ध्यान दीजिए, एक आर्क की सहायता से, जैसे आर्क बोल रहे हैं, प्रकार की सहायता, जैसे कॉपी पे हम लोग बना सकते हैं ना। यहाँ से क्या करना है, हमें
60 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से लेकर ऐसे खींचते हैं ना, तो ये जो 60 डिग्री बना, ये क्या है आपका, इतना ये क्या, इसे बोलेंगे हम लोग चाप। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे, समझना, ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे चाप। तो कितना एंगल में बना ये चाप, 60 डिग्री का एंगल है, समझ गए। लेकिन जब इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये चाप हो गया आपका आर्क, और चाप को एल से डिनोट ना करेंगे, लेंथ। अब मान लीजिए इसका परिधि पूछेगा सी, यानी कि सर्कमफ्रेंस, तो क्या करेंगे, यानी कि वही नहीं होगा, चाप की लंबाई केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बनाए यहीं तक ना चाप लिए हैं, अरे यहाँ से खींचते आएंगे यहीं तक ना आएंगे, ये हो गया आपका चाप की लंबाई। लेकिन जब भी पेरीमीटर पूछता है तो पूरे बाउंड्री का योग, तो बाउंड्री में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी ना आ जाएगा, तो चाप की लंबाई इतना हुआ, तो एल और प्लस ये दोनों क्या रहेगा, त्रिज्या ही नहीं रहेगा, एल प्लस एक आर, और एक आर कितना 2r। लेकिन अभी ये सब चीज़ ये समझने वाली बात है, अब इसी चीज़ को समझना है। फिर देखिए चाप समझ गए, अब बताइए इसमें तो अभी क्या है, जैसे 360 डिग्री एंगल बनेगा, तो जैसे यहाँ से गोल गोल घुमा के फिर यहीं पे पहुँच गए, तो ये पूरा क्या है अभी 360 डिग्री, तो चाप ना है अभी, अरे 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में चाप बन गया, और 360 डिग्री रेस्पेक्ट में परिधि भी एक बार पूरा घूम गया। तो जब भी एंगल 360 बनेगा, परिधि और चाप दोनों इक्वल रहेगा। फिर से एक बार समझिए, जैसे यहाँ से चल के आए, कितना बना 60 डिग्री, 60 डिग्री ये कहलाया अभी चाप, और परिधि यहाँ से चल के यहाँ ये दोनों ने जुटेगा, लेकिन इसमें चाप बराबर परिधि है नहीं ना है, अरे चाप तो इतना दूर को ही बोल रहे हैं, और परिधि में ये दोनों को जोड़ना ना पड़ेगा, तो ये चाप तो छोटा हो जाएगा। जैसे इतना दूर का वैल्यू है 5, और ये 1 और 1, नहीं 2 और 2 कर लो ना, तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाप हो गया आपका 5, और परिधि में 5 2 7 2 9, दोनों इक्वल नहीं ना है, तो परिधि बराबर चाप इसमें नहीं होगा। और इसमें समझिए, यहाँ से चल दिए 360 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ से चाप चल के फिर यहीं पे आया, तो मान लिए 3 सेंटीमीटर का, मान लो ना ये परिधि यहीं पे आया, ये समान दूरी तय किया, फिर परिधि देख लो ना, यहाँ से आया यहाँ तक, ये भी तो समान दूरी तय किया, तो चाप और परिधि बराबर होगा ना। तो इस कंडीशन में जब भी 360 डिग्री बनाए तो चाप और परिधि इक्वल रहेगा। और इस कंडीशन में देखिए, जब 60 डिग्री बना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग चाप बोल सकते हैं, चाप। और फिर 120 बनाएंगे तो यहाँ तक मान 180 बना लो, 180 बना लेंगे, तो अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग चाप बोलेंगे। अरे जब 180 बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक को चाप बोलेंगे, लेकिन यहाँ जैसे ए बी ओ मान लिए ना, तो ए बी क्या है आपका चाप है। चाप को इस तरह से डिनोट करते हैं, याद करो, पढ़ा होगा, हाँ बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक इसमें रिपीट करना ज़रूरी है। चाप ए बी से डिनोट करेंगे ना, आप ध्यान दीजिए, चाप ए बी ही ना है। अब मान लीजिए पेरीमीटर हमें इसे निकालना है, पेरीमीटर यानी परिधि। तो चाप ए बी जितना मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और बी ओ प्लस ए यानी कि प्लस बी ओ प्लस ओ ए, ये दोनों को भी ना जोड़ना होगा परिधि में, क्योंकि पूरे बाउंड्री का योग ना चाहिए, कोई भी खाली स्थान नहीं छूटना चाहिए परिधि में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या चाप है आपका, और ये दोनों मिलके पूरा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। समझ गए। अब मान लीजिए 180 बनाया है, फिर अब मान लीजिए यहाँ 360 बनाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार गोल घूम गया, तो अब बताइए चाप कितना हुआ 360 डिग्री, तो परिधि भी 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में ना होगा। तो यही चीज़ हमें समझना है। चलिए अब इसे मिटाते हैं, समझ गए। अब देखिए वृत्त की परिधि हमारे पास कितना होगा 2 पाई आर, किसके रेस्पेक्ट में 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में। देखिए 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में 2 पाई आर है ना, एक बार घुमा देंगे तो 2 पाई आर, सी यानी कि सरकमफ्रेंस हो गया ना। अब देखिए मान लीजिए आर्क, एरिया अभी नहीं छोड़िए,
एल, यानी कि एल का मतलब चाप, ये हो गया आपका पेरीमीटर मान लो परिधि। तो चाप भी क्या होगा, पहले एरिया क्या बोलते हैं, परिधि को ही समझिए। 360 डिग्री रेस्पेक्ट में 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 180 दूना 360 इंटू आर। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये मेथड हो जाएगा आप ट्रिग्नोमेट्री वाला। इसको फिर से समझते हैं। देखिए 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में 2 पाई आर बनता है, तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा, 2 पाई आर बट्टा 360 गुने 1 डिग्री। तो 2 पाई आर बटा 360 है ना, तो काट दो ना, 118, तो पाई आर बटा 180 डिग्री। तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में कितना परिधि बनेगा, 180। फिर देखिए 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में परिधि कितना बनेगा, बोलो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या। अच्छा पहले जो काम करना है उसको छोड़ो, पहले 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में परिधि, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी क्या है 360 डिग्री है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के अभी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना। तो अब देखिए 2 पाई आर, एक बार पूरी परिधि बटा में क्या होगा 360, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में बना रहे, 0 0 काट दो, 6 से 6 मरतबे कट गया, 2 3 6, तो पाई आर बटा 3। ये क्या हो गया, चाप है, ये चाप है। अच्छा 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में 2 पाई आर तो होगा ही होगा, पूरा घूमेगा एक बार। अब 1 डिग्री रेस्पेक्ट में ये आपका क्या निकला है, ये परिधि नहीं निकला, ये चाप निकला है। ताकि मान लीजिए ध्यान दो एक बार फिर से, ये हो गया आपका चाप, ये चाप निकला है, समझ गया। 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकाले हैं तो पाई आर बटा 3, पाई आर बटा 3 क्या निकला, चाप की लंबाई, ये भी चाप निकला है। परिधि अभी नहीं निकला है, क्योंकि भाई यहाँ यहीं की दूरी ना निकला है, पाई आर बटा 360, ये चाप यहीं की दूरी ना है। परिधि निकालने के लिए दोनों को जोड़ना ना होगा आर को, तो इसमें आर प्लस 8 तो प्लस 2r करेंगे ना, तब होगा परिधि, तब होगा। जब तक कि आर को नहीं जोड़ेंगे तब तक कि वो क्या होगा, चाप ही रहेगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका परिधि। परिधि पूरा ना होगा, और जब भी त्रिज्याखंड बने, कुछ भी हाफ एंगल बने, तो हो जाएगा आपका चाप हो गया। इसे मिटाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, अब 360 डिग्री बना दिया, चाप की लंबाई क्या होगा बताइए, 2 पाई आर, 2 पाई आर किसके रेस्पेक्ट में, 360 डिग्री रेस्पेक्ट में, और एंगल हमारा 360 डिग्री का ही निकालना है। चाप की लंबाई 360 से 360 कैंसिल, चाप की लंबाई क्या होगा 2 पाई आर। तो बोले थे ना कि परिधि और चाप दोनों इक्वल होगा, तो जब एंगल बनेगा 360 तो परिधि भी 2 पाई आर, क्या होगा, परिधि भी हो जाएगा आपका 2 पाई आर, और चाप की लंबाई भी हो जाएगा 2 पाई आर। समझे, ये थोड़ा सा दिक्कत हो चुका होगा, इसमें ज़्यादा लिख चुके हैं, इसलिए इसको मिटाते हैं। बताए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखते हैं। बेसिक चीज़ है, इस बेसिक चीज़ को बताना होगा, ये मत बोलो कि पढ़े हुए। वृत्त की परिधि क्या होगा, परिधि हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। अब देखिए सुनिए, जब भी 360 डिग्री एंगल बनाएगा ना, चाप कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें चाप और परिधि दोनों इक्वल है ना, इक्वल। परिधि और चाप दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या पूछेगा, इसमें कुछ बनता ही नहीं क्वेश्चन, केवल परिधि ही पूछ के छोड़ देगा। जब भी एंगल थोड़ा सा भी कम हो गया, जैसे मान लीजिए बोला कि वृत्त के केंद्र पे 120 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे देख लो 120 डिग्री एंगल बनता है, तो चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 120 के रेस्पेक्ट में चाप की लंबाई बताना। तो चाप की लंबाई देखो ओ ए बी, चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, ए बी है, ए बी। अरे चाप की लंबाई यही तक ना हो गया, ये हो गया आपका चाप की लंबाई। ये दोनों तो क्या है, ये तो त्रिज्या है, आर है, आर है ना।
तो चाप की लंबाई 120 डिग्री रेस्पेक्ट में कितना होगा 2 पाई आर, आँख बंद करके, नीचे में कितना 360 और एंगल कितना 100, 0 कैंसिल, 12 36, तो 2 पाई आर बटा 3। ये हो गया आपका चाप की लंबाई किसके रेस्पेक्ट में 120 हो गया ना। फिर देखिए अब इस मान लिए एंगल पे बन रहा है कितना 150 डिग्री, यहाँ से मान लो यहाँ पे बन रहा है 150 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में बनाइए, 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में चाप की लंबाई बनाइए। अब बताइए कि ये पूरा एंगल आपका क्या है 360 के रेस्पेक्ट में नहीं ना बोल रहा है, 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। तो 150 डिग्री का एंगल इस पर नहीं बन सकता है। 150 डिग्री मान लिया 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे, नीचे की ओर से बनाते हैं तो 150 हो गया। अब इसको कोई खंड में घेरेंगे नहीं, ठीक लगेगा, तो इसको घेरना ना पड़ेगा। तो अब त्रिज्या खंड बन गया। तो चाप की लंबाई क्या होगा, आंख बंद करके परिधि कितना, परिधि 2 पाई आर और बटा में 360। टोटल एंगल पता ही है कि वृत्त का सभी कोणों का योग 360 और किसके रेस्पेक्ट में 150, 0 कैंसिल, काट सकते हो, 2 से 18, 5 तिया 15, 3 छक 18, यानी कि पाई आर 5/6। ये हो गया आपका 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में 5/6 पाई आर। अब क्विक बनाइए किसके रेस्पेक्ट में चाप की लंबाई, किसके रेस्पेक्ट में बनवाए, 90 के रेस्पेक्ट में नहीं, रुक जा 180, 135 डिग्री रेस्पेक्ट में बनाइए, 135 के रेस्पेक्ट में बना, जल्दी क्विक एकदम जल्दी। 135 डिग्री के रेस्पेक्ट में चाप की लंबाई बताना है। सबसे पहले चित्र बना लो, क्योंकि 135 डिग्री बनाना है। यहाँ देखिए 135 डिग्री बनाना है, तो 135 डिग्री एंगल कितना हुआ, यहाँ पे 135 बन गया। इसको घेरना ना होगा, जब घेर देंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। देखिए तो चाप इसमें क्या, यही वाला जो पोर्शन है वही ना होगा। अरे देखो ना इधर बनाना बाद में। तो ये जो आपका OAB चाप क्या है, AB वाला ही पोर्शन ना चाप है। तो देखिए चाप किसके रेस्पेक्ट में है, 135 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आंख बंद करके 2 पाई आर परिधि, नीचे में 360 होगा, पूरा एंगल 360 होता है, और 135 कटेगा, कटेगा 3 से, नहीं एक मिनट रुकिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 नहीं एक मिनट यार, कट जाएगा 5 तिया 15, गड़बड़ा गया नहीं, कितना से काटे हो, हाँ चलिए 180 मरतबा है, और इसको 45 तिया, चलिए 45 तिया 60, फिर से काट देते हैं, 4 से 15 मिनट तक कट जाएगा, और 15 तिया 45, यानी कि 3/4 पाई आर। तो चाप की लंबाई कितना हो गया 3/4 पाई आर, किसके रेस्पेक्ट में 135 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमारे सामने क्या निकल के आया, देखिए चाप की लंबाई, यानी इसे L से डिनोट करते हैं ना। देखिए क्या आया, θ/360 गुने 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, यही ना किए है, 2 पाई आर बटा में 360 है कि नहीं है, इंटू थीटा के जगह पे। तो यही ना फॉर्मूला दिया रहता आपके बुक में। तो कहते हो रट्टा मारना है, रट्टा मारने की कोई चीज़ें नहीं है, रट्टा मारने की कोई चीज़ है
केवल याद कर लेंगे, वृत्त की परिधि जानबे करते हैं, समझ गए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपके सामने निकला थीटा बटा 360 गुने 2πr। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रखना है तो सीधे थीटा का मान तो यही ना, थीटा का मान है, करना कुछ है नहीं जो है सो। अब फिर निकालिए 130 डिग्री के रेस्पेक्ट में, 130 डिग्री के रेस्पेक्ट में चाप की लंबाई निकालिए फटाफट से, 130 डिग्री के रेस्पेक्ट में। चलिए क्या करना है, त्रिज्याखंड बन जाएगा, हो गया। देखो फार्मूला आपके सामने है, एल बराबर कितना, थीटा बटा 360 गुने 2πr। या तो फार्मूला कौन सा अच्छा लगा, फार्मूला की डायरेक्ट वाला मजा आएगा, कभी नहीं भूलेंगे, फार्मूला के चक्कर में रहेंगे, याद करने का टेंशन हो जाएगा। देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे 130, 360 2πr, 2 से काट दो इसे, 0 0 कैंसिल, 18 मरतबे कट गया, तो 13/18 πr क्या हो गया, चाप की एल के यानी कि लेंथ हो गया चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कितना, 13/18 इंटू πr। यही अगर फार्मूला से बनाए हैं, समझे। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से 18 मरतबा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए सुनिए, हल्ला नहीं करो। तो चाप की लंबाई इसमें भी निकालना, ये तो फार्मूला से हो गया, डायरेक्ट निकालो, वही चीज़ है, 2πr बटा 360, जो पूरा एंगल है उसको नीचे लिखेंगे, और कितना एंगल के रेस्पेक्ट में है, 130। डायग्राम बनना जाएगा, अरे डायग्राम बनना जाएगा, जब भी कहेगा इतना एंगल का निकालिए डायग्राम फटाफट, चाहे डायग्राम दिया रहेगा आपके किताब में कि इसके चाप की लंबाई निकालना, फटाक से समझ जाना कि इतना ही दूर का एंगल निकालना है, समझ गए। 0 से 0 कैंसिल, तो अब 18, तो 13/18 इंटू πr। अब ध्यान दो, अब इसी में कहता चाप की लंबाई तो पूछ लिया, अब इसी का पूछता कि त्रिज्याखंड का परिमाप निकाले। अरे चाप की लंबाई पूछेगा तो जानते हो ना कितना ही पोर्शन ना चाप होता है, यही ना चाप हुआ। अब मान लीजिए इसमें पूछेगा आपका त्रिज्याखंड का परिमाप, तो त्रिज्याखंड कौन सा पोर्शन है, यही ना पोर्शन है, OAB, ये वाला ये वाला ये वाला, यही ना पोर्शन है त्रिज्याखंड आपका, ये जो आपका पूरा पोर्शन है यही ना है त्रिज्याखंड। तो इतना पोर्शन तो हमें पता है कितना निकला है, 3/4 πr, और एक r और एक r जोड़ना होगा कि नहीं, 2r। ये चीज़ ना करना रहता है एग्जाम में, लेकिन उसका फार्मूला बना दिया रहता है। तो फार्मूला काहे बनाएंगे हम लोग, फार्मूला बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, आराम से ट्रिक से बना सकते हैं, दिमाग में याद रहेगा ना ये सब चीज़। चलिए अब इसके बाद अब आपको सिखाते हैं एरिया, नोट करिए इसे। चलिए अब एरिया के बारे में समझते हैं। तो एरिया भी सुनिए, एरिया भी, अरे ध्यान दो चीज़ें क्लियर होगी, एरिया भी 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में एक बार जब पूरा घूम जाएगा तो कितना होगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल πr²। जब एक बार घूमेगा तो πr² होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में घूम रहा है ना भाई। तो 360 इंटू 300, थीटा यहाँ पे कितना है, कट जाएगा, वापस से πr² आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि एरिया कितना आया, πr²। इसे हमें ध्यान में रखना है। फिर देखिए दिमाग में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे ध्यान दो, ये दे दिया सबके पास, कति दे देता है कि ये त्रिज्याखंड आपके पास हो गया है, इसका एंगल है 60 डिग्री और 60 डिग्री है, और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी है, इसका क्या करेगा, एरिया निकालिए। अरे भैया जब ध्यान दो, जब इसमें कुछ केवल पूरा एंगल कितना है 360 है, तो केवल वृत्त है ना, जैसे ही कितना बन गया, एंगल बन गया 60 डिग्री, तो क्या बन गया, ये त्रिज्याखंड बन गया। सारा खेल एंगल का ही है, ये तो त्रिज्याखंड है ये नहीं है, लेकिन एक नाम दे दिया गया समझने के लिए कि हाँ एंगल बन गया 60 डिग्री तो बन गया या त्रिज्याखंड, समझ गए। तो इसे बन गया। इसको निकालने के लिए देखिए किसके रेस्पेक्ट में है, अभी इसे अभी त्रिज्या का वैल्यू नहीं देते हैं, समझ गए, किसके रेस्पेक्ट में, एरिया हो जाएगा कितना, πr²। मेन फार्मूला आपके पास क्या है, πr² बटा में टोटल एंगल कितना
360 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 6 से 6 36, 6 मरतबे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 हम लोग बोल सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, नहीं समझे क्या? बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, समझ गए ना? एरिया उस दिन नहीं ना बताए थे? चलिए अब देखिए, अब किसके 120 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकालो एरिया, एंगल बना के। अरे फटाफट कहने के भरोसे यहीं पे नहीं, देखो क्या जरूरी है उसमें निकालने का, तू लोग भी निकालते रहो, हम भी निकालते हैं। देखिए एंगल बना लेना है हमारे पास कितना, देखिए दिमाग से बोलो ना, एक के बार बोल रहे, यहाँ पे फटाफट कलम चलाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। एंगल कितना बनेगा 120, देखिए अब यहाँ पे 120 बना देंगे, सुनिए 120 यहाँ पे बना देंगे तो अच्छा लगेगा क्या कि इतना ही गो ना है, ही इतना गो ही ना है, तो इतना ही गो है तो इसको त्रिज्या खंड बनाना ना होगा। एंगल कितना 120, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका नाम हो गया त्रिज्या खंड। जब 360 है तो पूरा एगो वृत्त है, और जैसे ही एंगल छोटा हुआ त्रिज्या खंड हो गया। अब देखिए 120 डिग्री पाई आर स्क्वायर बटा में कितना 360 गुने 120, 0 0 कैंसिल, 12 3 36, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 3 हम बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 बोल सकते हैं 120 डिग्री के रेस्पेक्ट में। यही एंगल अगर कितना कर दें 130 डिग्री, 130 डिग्री कर देंगे तो एरिया क्या होगा, यही पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने 130, 0 0 कैंसिल कर दो, 13 दूना 26 होगा, नहीं कटेगा, 13 बटा 36 पाई आर स्क्वायर। चलिए ज़्यादा खुश होने से यही सब होता है, 13 दूना 36 हो जाएगा, समझे? ज़्यादा खुश होने से 13 दूना 36, तो देखिए चलिए तो 130 डिग्री रेस्पेक्ट। अब कोई दिक्कत होगा, देखिए फार्मूला का सारा झंझट खत्म, केवल दिमाग यूज कीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि एरिया कितना, त्रिज्या खंड का एरिया कितना निकल के आता है, पेरीमीटर क्या, चाप की लंबाई कितना आया था, देखिए एल कितना आया था, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, और एरिया कितना निकल के आया, किसका, सेक्टर का। सेक्टर का मतलब होता है, सेक्टर का मतलब हो गया त्रिज्या खंड। देख लो सेक्टर का मतलब त्रिज्या खंड होगा कि या सेगमेंट का मतलब होगा, देख लेते हैं। सेक्टर का मतलब वृत्तखंड होगा, नहीं ठीक है। सेक्टर का मतलब एरिया, सेक्टर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो फार्मूला अपना से निकालने का है कि नहीं है, पाई आर स्क्वायर बटा 360, पाई आर स्क्वायर बटा 360। हमेशा एंगल को ऊपर करते हैं, यानी कि जो थीटा रहता है वही ना ऊपर करते हैं, यही चीज़ फार्मूला है आपके सामने, है ना, यही यूज करते हैं। देखिए अब ध्यान दो, अब ये जो सेक्टर का एरिया निकालता है इतना ही पोर्शन निकलता है एरिया, समझे, इतना ही दूर का एरिया निकलता है। अब पता है कि एक बार फिर से बना लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, समझ गए? चलिए ये आपके सामने हो जाएगा एक, है ना, जैसे यहाँ मान लो थीटा मान लो ना, तो ये फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया, ये जो आप इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, समझ गए, त्रिज्या खंड। क्योंकि लघु त्रिज्या अभी तक जितना भी हमने निकाला क्या किए हैं, अंदर वाले पोर्शन को ही ना निकाले हैं, ओ ए बी इतना ही अंदर वाले भाग को ही ना निकाले हैं। तो त्रिज्या खंड क्या था, जो एंगल है क्या करेंगे ऊपर, नीचा में 360, या यही ने किए थे, पाई आर स्क्वायर बटा में कितना 360 गुने थीटा, ये ना किए थे। तो इसी को सजा के क्या लिख देना, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड। अब सुनिए, अब अंदर वाले को बोलते हैं लघु, समझ गए। और ये जो आपका पोर्शन जो है, ये सब बाकी जो वाला, ये जो छायांकित भाग जो दिख रहा है ना, ये जो खाली स्थान, ये क्या है, दीर्घ,
समझ गए? इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड तो पता। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एंगल कितना है यह? एंगल तो कुछ है ही नहीं। तो इतना पोर्शन का निकालने के लिए एक बात ध्यान दीजिए कि पूरे वृत्त में से इसको हटा देंगे, घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। फंडा यही आपके सामने रख। कोई भी चित्र है, ध्यान दो, कोई भी चित्र है, जैसे इसी में क्वेश्चन आएगा, एक घोड़ा को नहीं, सबके यहाँ तो बकरी रहता नहीं, तो एक बकरी को क्या किए, एक वर्गाकार मैदान में क्या किए, एक कोने में बांध दिए। नहीं, सुनो पहले बताते हैं। एक बकरी को यहाँ पे कोने में बांध दिए, ये क्या है, वर्गाकार है, सारा के सारा भुजा क्या ए है ना ए। तो एक बकरी को बांध दिए, जोड़ के रस्सी उसका क्या किए, थोड़ा सा छोटा कर दिए। समझने वाली बात है, रस्सी हल्का सा छोटा कर दिए और यहाँ तक उसकी रस्सी जाएगी। तो यहाँ तक जाएगी तो यहाँ भी जाएगा और घूम घूम के फिर यहीं पे ना आएगा। इतना ही एरिया ना वो कवर करेगा। इधर तो दीवार है, इधर दीवार, इधर जा नहीं सकता है। यहाँ बैठा हुआ है, चिल्लाएगा, मैं करेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना ही दूरी ना तय करेगा। तो अब बताइए, कहेगा वैसा भाग का क्षेत्रफल बताइए जहाँ तक वह नहीं पहुँच पाया। कहाँ तक नहीं पहुँच पाया, ये सब नहीं पहुँच पाया, ये सब जगह पे वह नहीं पहुँच पाया। तो क्या करना है मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल में से, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल यानी माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल में से, ऐसे लिख ही देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है पता है, त्रिज्याखंड नहीं, त्रिज्याखंड ही मान लो, त्रिज्याखंड ही ना मान लेंगे। ये क्या है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, क्योंकि वृत्त वर्ग का सब चारों को 90 होता है, तब ना 90 90 90 90 360 पुर जाएगा। तो एक वो क्या बना, ये त्रिज्याखंड है कि नहीं है, अरे बोलो ना, है कि नहीं है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या फिर सुनिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, या फिर ये भी आप कर सकते हो कि इस पोर्शन को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। थोड़ा सा झलक होगा कि इतना वाले पोर्शन को चतुर्थांश बोलते हैं, क्योंकि देखिए चतुर्थांश होगा क्या, चार खंड से जो बना रहेगा उसको यानी जिसका एंगल 90 डिग्री है वो चतुर्थांश हो जाएगा। कैसे कि इसमें चार को खंड है कि नहीं है, एक ये 90 डिग्री, देखिए यही पोर्शन है कि नहीं है ये, और फिर एक ये 90 डिग्री है कि नहीं है, चारों है कि नहीं है 90 डिग्री। तो एक त्रिज्याखंड चतुर्थांश ये है, ये है, ये है, ये चार खंड है, तो इसलिए चतुर्थांश नाम पड़ा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझ गए। बस यही काम करना है, घटा देना है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी ना है कि क्या करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का यानी ये जो आपका खाली वाला पोर्शन है इसका निकालना है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ सेक्टर चलो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हो जाएगा ना। देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही ना है खाली वाला स्थान। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो इतना पोर्शन त्रिज्याखंड है कि नहीं है, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुछ है ही नहीं इसमें, केवल दिमाग लगाना है। इसमें भी दिमाग लगा लिए कि खाली स्थान के निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से इतना वाले पोर्शन को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। केवल समझना है कि चित्र है क्या, समझ गए। जैसे एक चीज़ और आपके सामने उदाहरण देते हैं, जैसे एक बेलन बना देते हैं और इस बेलन के अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग इस बेलन के अंदर एक शंकु को डुबा देते हैं। जी हाँ,
अच्छा मिस हो रहा है, थोड़ी सी रुकिए, जो हो। इस बेलन के अंदर क्या किए, शंकु को डुबा दिए। अब बोलेगा इसमें कि बचे हुए पानी का आयतन बताइए। तो बचा हुआ पानी यहीं पे न बचेगा, यही सब न बचेगा, तो क्या करना, यही से न बचेगा। अब इतना दूर में शंकु है और यही सब ना खाली स्थान बचा हुआ है पानी वाला, तो क्या करना है, पानी बचे हुए स्थान का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के क्षेत्रफल में से शंकु का क्षेत्रफल घटा देंगे तो खाली स्थान का नहीं निकल जाएगा, होगा ना। इससे अच्छा कंसेप्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्षेत्रमिति पढ़ने का चीज़ नहीं, केवल समझने का चीज़ है। फॉर्मूला रटोगे एक भी चीज़ नहीं आएगा, कभी नहीं, केवल समझना है, समझ लेंगे सारा क्वेश्चन ईजिली बनेगा, समझ गए। तो जब भी कोई भी चीज़ का निकालना हो क्षेत्रफल, बस पूरे के क्षेत्रफल में से जितना वाला भाग है उसको घटाइए, आराम से निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो ये त्रिज्या खंड के बारे में आज हमने पढ़ा, फिर कल पढ़ेंगे, या फिर इतना नोट कीजिए, देखते हैं जो जितना टाइम है उतना देखते होता है कि आज के क्लास चलिए हल्ला बंद कीजिए। कुछ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाएगा। थ्योरी करते करते दिमाग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए सुनिए, पहले कल वाले क्लास में हम लोग करेंगे वृत्तखंड, और उसके बाद वृत्तखंड के बाद वाला यानी कि रिंग बोल सकते हैं उसे, और अर्धवृत्त करेंगे। 3 टॉपिक को कवर करेंगे कल वाले क्लास में, और क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोलेगा, ये जो क्वेश्चन आपका 2 तरीक़ा से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ा से पूछा जा सकता है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो दूसरा तरीका है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है, ये क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये अभी थ्योरम के टॉपिक पे, थ्योरी के टाइप से इसे मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ना ही ये क्या है, एक वर्ग है, ना ही वर्ग की भुजा है, ना ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक थ्योरम के तौर पे मान सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि एक वर्ग के अंदर या फिर एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त को रखा गया है, तो ये जो खाली स्थान है या पेंट किया गया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग के अंदर क्या किया गया है, एक वृत्त है, तो इसको क्या बोलेंगे मालूम है, वर्ग के अंतर्गत वृत्त, यानी कि वर्ग के अंतर्गत वृत्त। वर्ग के अंदर में क्या है, एक वृत्त है, जो खाली स्थान बचा हुआ है, ये ब्लू वाला टाइप से, इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा कि जब तक वृत्त का त्रिज्या नहीं निकलेगा कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि सभी भुजा ए होगा, ए होगा, लिखेंगे ना ए, सब भुजा क्या होगा, सब भुजा ए होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, वही कंडीशन है कि वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये चारों नहीं निकल जाए, खाली स्थान वाला। यही नहीं कहता है, कोई भी चीज़ कहीं का भी टॉपिक हो जो खाली स्थान का पूछे, पूरे बड़े वाले चित्र में से छोटा वाले चित्र को घटाइए, जो खाली स्थान होगा उसका अपने आप क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है कि भुजा स्क्वायर, भुजा दिया गया है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल है, अरे वृत्त की त्रिज्या होगा तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन त्रिज्या ही नहीं है, तो कोई उपाय काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई उपाय नहीं है। चलिए तो देखते हैं आप कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको केंद्र ले लीजिए और अपना मन से क्या करेंगे, इसका व्यास खींच देंगे, हो जाएगा व्यास। तो जब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है तो पूरी दूरी क्या होगा, a होगा, व्यास भी तो यही होगा ना। जब भाई वर्ग की भुजा यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये छोर भी तो दोनों इक्वल होगा ना। अब उसके बाद देखिए, तो ये a है इतना पोर्शन, तो ये भी तो a होगा, तो इसीलिए जब ये है तो ये भी a हो गया, यानी कि d का वैल्यू इसमें क्या है, a। त्रिज्या क्या होगा, a/2 होता है, हाफ होता है ना। d का वैल्यू क्या, व्यास कितना है, a है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, r/2 होता है कि नहीं होता है, मतलब r/2 होता है ना, r/2। तो r की जगह पे यहाँ पे a है, a/2 होगा त्रिज्या, या ऐसे भी कर सकते हो ना, r बराबर क्या होगा, त्रिज्या/2, यानी कि वही चीज़ हुआ a/2। तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, a/2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा,
वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, याद है ना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू कितना है, ए बटा टू है, तो आर की जगह पे क्या रखेंगे, ए बटा टू का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस पाई, या ऐसे कर सकते हो ए स्क्वायर और 2 दूना 4, ऐसे कर सकते हो ना। नहीं सर, पाई ए स्क्वायर, या ऐसे भी कर दो ना, पाई ए स्क्वायर बटा 4। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है किसी को? अरे आर के जगह पे क्या रखना, आर का वैल्यू ए बटा 2 निकला हुआ है, पाई ए स्क्वायर बाई 4। देखिए ये आपका क्या हो गया, थ्योरी हो गया। जब क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ग का भुजा दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अगर मान लिए वर्ग की भुजा 4 है, सुनिए वर्ग मान लिए 4 दे देता वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा अगर 4 है तो त्रिज्या कितना निकलता, 4/2 यानी कि 2 निकलता। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, इसी कुछ करके हो जाता। आगे आप खुद से समझ सकते हो नहीं। अब देखिए इसी का एक्सटेंशन यानी कि इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो सेम इसी पे है, तो उसको भी करते हैं। पहले इसे आप नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम मिलेगा।